मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा। बाद में विद्यानगर की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा। फिर से एक बार समाचार जरा हटके। पूरे विश्व में डॉलर के सामने सारे देशों की करेंसी डिप्रिशिएट हुई, उसकी कीमत घट गई है, उसका परचेसिंग पावर डॉलर के सामने घट गया है। उसमें भारत भी बाहर नहीं रहा। भारत की स्थिति भी वही है। कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि भाई $1 की कीमत जो 82 रुपये, उसके पहले कुछ 57 रुपये था, आज घटकर 85 रुपये के ऊपर यानी करीब 86 रुपीस तक देना पड़ता है $1 खरीदने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये भारत की स्थिति है। ये हम जानते हैं, मानते भी है कि अगर डॉलर की कीमत रुपए से ज़्यादा बढ़ेगी तो विदेशों से आया हुआ, खरीदा हुआ, इंपोर्ट किया माल हमें महंगा पड़ेगा। और जितना भी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि जो करेंसी है, हमारी करेंसी डिवैल्यू हुई और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। तो वैसे बाकी सारे देशों के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे साउथ कोरिया का वोन करके करेंसी है, उसके अभी मूल्य घटा, 12.2% उसकी कीमत घटी है। जापान का येन की भी वही स्थिति है, करीब 10% उसका अवमूल्यन हुआ है, कीमत घट गई है। वैसे इंडोनेशिया का रुपया वो भी घटा है 5%, यानी मूल्य 5% कम हुआ। अब आता है भारत का नंबर। भारत का भी डेप्रिसिएट हुआ 2.7%, यानी अगर हम तुलना करें साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, तो हमारा चौथा नंबर आता है। वैसे चाइना भी कुछ आगे बढ़ा ऐसा नहीं है। चाइना का भी जो करेंसी है उस करेंसी का डेप्रिसिएशन 2% हुआ है। यानी हर देश का अगर ऐसा ही हम सोचते जाए तो काफ़ी कीमत डॉलर के सामने घटी है। पता नहीं, अब आगे बढ़ते हैं उसी विषय के संदर्भ में कि भाई डॉलर की कीमत बढ़ी है। अब यूएसए में, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है और 20 जनवरी से उनका यानी ही विल टेक चार्ज ऑफ इट। तो जनवरी से ट्रंप आएंगे, जो बाइडन है। अब देखना ये है कि भाई हमारे भारतीय लोगों को वहाँ पर H1B वीज़ा, यानी H1B वीज़ा यानी क्या कि अमेरिका का कोई एम्प्लॉयर हमारे भारतीय नागरिक को वहाँ नौकरी देता है तो उसे अर्जी करनी पड़ती है सरकार में कि मुझे इस आदमी को हमारे यहाँ रखना है, नौकरी पर रखना है। तो H1B वीज़ा 3 साल के लिए मिलता है, उसका एक्सटेंशन 6 साल भी हो सकता है। और लोग कई बार ऐसा सोचते हैं H1B वीज़ा यानी आगे जाकर के PR मिल जाएगा, परमानेंट रेसिडेंटशिप मिल सकता है। तो जो अगर हम कंपेयर करें जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप भी थे 2017 से 2020 तक। उस वक्त हमें जो 2017 में 1.8 लाख टोटल पूरे विश्व के वीज़ा मिले, उसमें से भारतीयों को 1.3 लाख यानी 72% टोटल H1B वीज़ा जो अमेरिका ने दिए उसमें से 72% भारतीयों को मिले। अगर हम 2020 की बात देखें तो 2020 में तो कोरोना काल था, इसलिए बहुत मुश्किल था। फिर भी उस समय भी 1.25 लाख टोटल H1B वीज़ा मिले हैं। उसमें से भारत को नियर 1 लाख, दैट इज 95,000, यानी फिर भी 76% हमारा रहा है। यानी कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 से 2020 तक भारतीयों को 70% से लेकर 76% तक दिया है। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप जी का आया
प्रेसिडेंटशिप में, तो 2021 से 2023 तक के कुछ आंकड़े आए हैं। उसमें से 2021 को फिर भी थोड़ा सा समस्या थी ही कोरोना क्राइसिस की, तो उसमें कुल मिलाकर जो बाइडेन में H1B वीज़ा जो है वो 62,000 दिए, उसमें से भारत को 46,000 मिले, भारतीयों को 46,000 H1B वीज़ा मिला, यानी वो 75% हुआ। लेकिन 2022 में 2 लाख में से 1.66 लाख यानी करीब 81% टोटल H1B वीज़ा जो विश्व में दिए अमेरिका ने, उसमें से भारतीयों को 81% मिले हैं। आखिरी साल जो बाइडेन जी का गत साल 2023 में 2.66 लाख कुल मिलाकर सारे H1B वीज़ा दिए गए, जिसमें से 2 लाख वीज़ा है वो भारतीयों को मिले, यानी 78% जैसा रहा। अब देखते हैं कि H1B वीज़ा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप जी फिर से आ रहे हैं 20 जनवरी से, वो क्या करेंगे मालूम नहीं। एक छोटा सा विषय आगे बढ़कर लेता हूँ। भारत में कारें खरीदी जाती है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, कई वाहनों को खरीदा जाता है। ट्रैक्टर किसान खरीदते हैं, ट्रक जो मालवाहक वाले हैं वो खरीदते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली कार के बारे में अगर हम सोचते हैं तो कार की कलर चॉइस भारतीयों में क्या है? सबसे हाईएस्ट कार अगर ली जाती है तो वो सफ़ेद कलर की है। अगर हम 2021 से 2024 तक देखें तो वाइट कलर की कार 39 से लेकर 44%, यानी कुल अगर 100 कार खरीदी गई तो 2024 में 44 कार सफ़ेद कलर की खरीदी गई। अगर ब्लैक कार के बारे में सोचे तो वो 20% कार, कुल कार जो खरीदी जाती है उसमें से 100 में से 20 कार ब्लैक कलर की है, जबकि ग्रे कलर 14 है, 14% उसका है, ब्लू कलर का 11% है और सिल्वर कलर का 10% 2024 की संख्या है। यानी आज भी सफ़ेद कलर सबका फेवरेट कलर है, ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हमने देखा था कि भाई मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, लेकिन उसमें हमने पूर्वोत्तर भारत को स्पेसिफिक नहीं लिया, यानी नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमने नहीं सोचा था। इस बार सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपसे बात करता हूँ, लेकिन एक याद दिलाने के लिए कहता हूँ कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यानी जो आय है जो भी होगी, लेकिन जो खर्च करना है वो खर्च भारत में रूरल एरिया में, ग्रामीण विभाग में करीब 4,000 का खर्च एक महीने का, एक माह का होता है एक व्यक्ति के ऊपर। एक व्यक्ति का एक महीने का खर्चा 4,000 रुपया ग्रामीण विस्तार में, जबकि शहरी विस्तार में 7,000 ऑन एन एवरेज भारत का आता है। अगर हम मणिपुर को छोड़ दें, मणिपुर उसका सबसे कम है, यानी 4,000 रूरल एरिया और 7,000 अर्बन एरिया में, वो मणिपुर को अगर छोड़ दें हम, उसका मणिपुर का कम है, भारत की औसतन से कम है। तो बाकी सारे राज्य जो है वो एक भी राज्य ऐसा नहीं है कि वो भारत के एवरेज यानी 4,000 7,000 रूरल और अर्बन का सबसे ज़्यादा जो है वो हमें दिख रहा है कि भाई सिक्किम में 9,400 रूरल का है, जबकि 14,000 अर्बन एरिया का है। मेघालय में अर्बन का 7,800 है, त्रिपुरा में 6,300 रूरल का है। ऐसा कुल मिलाकर रूरल और अर्बन का भारत का जो एवरेज है उससे ज़्यादा है मणिपुर को छोड़कर। एक आखिरी विषय पर हम चलते हैं, बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर ऐसा कहा जा रहा है कि वह इवन अगर हम विजय अपने जो रघुराजन साहब है जो हमारे गवर्नर रहे थे आरबीआई के, भारत की अर्थव्यवस्था पर टीका कर रहे थे, लेकिन 1-2 दिन पहले से उन्होंने टीका करने के बजाय स्तुति की है, उन्होंने बखान किया है। तो
तो उसमें देखा ये जा रहा है कि जो बैंक्स है, बैंक्स के एनपीए यानी बैड लोन्स जो है, वो बैड लोन्स कम हुए, और ऊपर से जो बैंक्स है उन बैंकों ने अपने जो बैड लोन से उनको राइट ऑफ कर दिया, यानी वो न मिले जैसा कर दिया है। तो इसकी वजह से उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो क्लियर हो गए, साफ हो गए, ऐसी स्थिति है। वैसे देखा जाए तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए यानी बैड लोन्स जो है, तो उसका सितंबर 2024 की आरबीआई की ये फिगर्स है। तो आरबीआई ने कहा 2.5% तक ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट अलाउड है, और जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो करीब 17% है। अगर हम 2023 और 24 का अगर हम देखें कुल मिलाकर, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है या फॉरेन बैंक्स है, ऐसे तीनों बैंक को मिलाकर जो ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, उनका भी देखे तो ध्यान में आएगा कि कितना राइट ऑफ कर दिया है। लोन्स जो बैड लोन्स थी उनको राइट ऑफ कर दिया, यानी खत्म कर दिया, उनके खाते बंद कर दिए। ऐसा 2023 में ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का जो है वो 2.17 लाख का उन्होंने राइट ऑफ किया, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक का जो है 1.28 लाख है और प्राइवेट सेक्टर का 84,000 का है, जबकि फॉरेन बैंक 1.3,000 का, यानी करोड़ रुपए में ही आएगा ये सब मैं जो बोल रहा हूं, उसमें फिर करोड़ ही आएगा। 2024 में 1.69 लाख करोड़ रुपीस को राइट ऑफ किया ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने। उसमें से अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लेते हैं तो 1.13 लाख करोड़ रुपीस राइट ऑफ किया गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक ने 42,000 और फॉरेन बैंक्स ने 2,800 करोड़ का किया है। इस प्रकार से हमारे अपनी बुक्स जो है उन्हें फेस सेविंग कहे तो भी चलेगा कि भाई पूरा हमारा जो लोन है अब कम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम है, 2.5 से भी कम उन्होंने दिखाया है, 1.2 एनपीए ग्रॉस एनपीए उन्होंने दिखाया है अभी, इसीलिए वो राइट ऑफ कर दिया गया। ठीक है, थैंक यू।